प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर भारत की विजयों के बारे में अध्ययन किया। आज हम अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत की विजयों के बारे में अध्ययन करेंगे। उत्तरी भारत को अपने अधिकार में लेने के बाद अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत को जीतने का संकल्प किया। अलाउद्दीन पहला मुस्लिम शासक था, सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने विंध्याचल को पार कर दक्षिण भारत को जीतने का साहस दिखाया। अलाउद्दीन के समकालीन दक्षिण भारत में हिंदुओं के 4 शक्तिशाली राज्य थे, जिनमें पहला जो था वो पश्चिम में देवगिरी, दौलताबाद, देवगिरी राजधानी थी। दौलताबाद के यादव, इसमें महाराष्ट्र का क्षेत्र सम्मिलित था। दूसरा है पूर्व में तेलंगाना, जिसकी राजधानी थी वारंगल, तेलंगाना के काकतीय। तीसरा कृष्णा नदी के दक्षिण में द्वार समुद्र के होयसल, जो कि आधुनिक मैसूर व आसपास का क्षेत्र है, इसके अंतर्गत आता था। चौथा है सुदूर दक्षिण में मदुरा अथवा माबर, जो मुस्लिम इतिहासकार है वो इस क्षेत्र को माबर कहते थे, माबर के पांडे। विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आपको इन राज्यों के नाम, इन पर किस वंश का शासक था तथा इनकी राजधानी क्या थी, इन 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहला है देवगिरी के यादव, राजधानी थी देवगिरी। दूसरा तेलंगाना के काकतीय, वारंगल राजधानी। तीसरा द्वार समुद्र के होयसल वंश, द्वार समुद्र। चौथा है मदुरा के पांडे। और इनके शासक कौन कौन थे जब खिलजी ने आक्रमण किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दक्षिण भारत के राज्यों को जीतने का जो अलाउद्दीन खिलजी का जो मुख्य उद्देश्य था वो था धन वसूलना एवं विजय की लालसा। उत्तर भारत को वह सीधे अपने शासन के अंतर्गत रखना चाहता था, अर्थात उसने पराजित राज्यों को, जो उत्तर भारत के पराजित राज्य थे, उनको दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित कर लिया। परंतु दक्षिण भारत पर चूंकि उसके जो सैनिक अभियान का मुख्य उद्देश्य अधीनता स्वीकार करवाना और वार्षिक कर भेजने के लिए विवश करना था, और इसी शर्त पर उसने हिंदू शासकों को उनके राज्य वापस लौटाने का भी फैसला कर लिया था। तो स्पष्ट है कि जो मुख्य उद्देश्य था वो धन वसूली था। समुद्रगुप्त की भांति उसने भी समझ लिया था कि दूरस्थ जो राज्य हैं उन पर केंद्रीय शासन आरोपित करना और ठीक से शासित कर पाना एक दुष्कर कार्य होगा। अलाउद्दीन खिलजी की तो जो दक्षिण भारत को विजय करने का जो श्रेय है, दक्षिण भारत को जीतने का श्रेय है, वो मलिक काफूर को जाता है। मलिक काफूर, जिसको अलाउद्दीन ने बाद में नायब का सर्वोच्च पद दिया था, यह मलिक काफूर वही व्यक्ति था जिसको नुसरत खान ने 1000 रुपये में कैम्ब्रिज से खरीदा था। प्रथम जो अभियान था अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत में, वो था वारंगल का विफल अभियान। संयोग की बात है, दक्षिण भारत पर किया गया अलाउद्दीन का प्रथम अभियान असफल रहा। यह अभियान 1302-1303 ईस्वी में किया गया। 1302-13 ईस्वी में नुसरत खां के भतीजे छज्जू और फखरुद्दीन जुन्ना, जो कि बाद में मोहम्मद तुगलक के नाम से जाना गया, इनके नेतृत्व में, छज्जू और फखरुद्दीन जुन्ना के नेतृत्व में वारंगल पर आक्रमण किया गया। यह आक्रमण बंगाल तथा उड़ीसा के मार्ग से किया गया, परंतु वहाँ के जो शासक थे प्रताप रुद्रदेव, उन्होंने मुस्लिम सेना को परास्त करके वापस खदेड़ दिया। अधिकांश मुस्लिम इतिहासकारों ने इस आक्रमण का उल्लेख ही नहीं किया है, क्योंकि खिलजी की सेना पराजित हो गई थी। दूसरा है देवगिरी पर पुण्य आक्रमण। विद्यार्थियों, हमने पढ़ा था कि जलालुद्दीन खिलजी के समय भी अलाउद्दीन ने 1296 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण किया था और वहाँ से काफ़ी धन वसूला था। तो अलाउद्दीन ने शासक बनने के बाद देवगिरी पर पुण्य आक्रमण करवाया 1306-7 ईस्वी में। बर्नी के अनुसार जो आक्रमण का कारण था वो था कि जलालुद्दीन के काल में जब अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण किया था तो देवगिरी के शासक के साथ एक संधि की थी, जिसके तहत
जो देवगिरी का जो शासक था प्रताप रुद्र देव, जो रामचंद्र देव, उसने एलिचपुर क्षेत्र का वार्षिक कर चुकाने का वचन दिया था, परंतु 3 वर्ष से वो कर नहीं भेज रहा था। अतः 1306-7 में मलिक काफूर के नेतृत्व में देवगिरी पर आक्रमण हुआ। इस दौरान यादव वंश, यहाँ का वंश था यादव वंश देवगिरी का, और शासक था रामचंद्र देव। मलिक काफूर के साथ मालवा के गवर्नर आइनुल मुल्क मुल्तानी और गुजरात के गवर्नर अलप खां, इनको भी भेजा जाता है मलिक काफूर के साथ। मलिक काफूर को देवगिरी पर आक्रमण करने के पीछे एक और कारण बताया जाता है कि काफूर को गुजरात के बघेल राजा कर्ण की पुत्री देवल रानी को लाने का काम भी सौंपा गया था। हमने पढ़ा था विद्यार्थियों कि अलाउद्दीन ने जो उत्तर भारत पर प्रथम अभियान किया था, गुजरात अभियान, उस दौरान जो बघेल राजा कर्ण था, उसकी पत्नी को तो अलाउद्दीन खिलजी से विवाह करने हेतु दिल्ली भेज दिया जाता है, लेकिन कर्ण अपनी पुत्री के साथ देवगिरी के शासक रामचंद्र देव की शरण लेता है। तो अब ये जो देवल रानी की जो माँ थी कमला देवी, जो कि अब अलाउद्दीन के शाही हरम में थी, वो अपनी पुत्री से मिलना चाहती थी। अतः अलाउद्दीन ने देवल रानी को लाने का काम भी मलिक काफूर को सौंपा था। राजा कर्ण ने रामचंद्र देव के यहाँ शरण ली थी। रामचंद्र देव ने इसी दौरान उसको बगलाना के छोटे से राज्य का राजा भी बना दिया। मलिक काफूर द्वारा कर्ण से उसकी पुत्री सौंपने का आदेश दिया जाता है, संदेश दिया जाता है, लेकिन बघेल राजपूत कर्ण इस बात से इनकार कर देता है। तब मलिक काफूर ने अलप खां को राजकुमारी को अधिकृत करने के लिए बगलाना की ओर भेजा और स्वयं देवगिरी की ओर बढ़ गया। राजा कर्ण 2 महीने तक कड़ा मुकाबला करता है अलप खां के सामने कड़ा मुकाबला करता है कर्ण, लेकिन बाद में वो परास्त हो जाता है और शरण के लिए देवगिरी की ओर भाग जाता है। इसी दौरान अलप खां के द्वारा पीछा किया जाता है कर्ण का। रास्ते में जो देवल रानी, जो कि देवल रानी अपने पिता कर्ण द्वारा रामचंद्र देव के पुत्र सिंगन देव या शंकर देव भी नाम मिलता है इनका, इनके साथ विवाह के लिए एक सैनिक दल के साथ देवगिरी पहले ही भेज दी जाती है कर्ण के द्वारा अपनी पुत्री को, लेकिन ये अलप खां के सैनिकों के हाथों पड़ गई और अलप खां ने देवल रानी को दिल्ली भेज दिया, जहां देवल रानी का विवाह अलाउद्दीन के ज्येष्ठ पुत्र खिज्र खां के साथ कर दिया जाता है। देवल रानी और खिज्र खां की जो प्रेम कहानी है वो अमीर खुसरो द्वारा अपनी कृति आशिका में वर्णित है। अलप खां मलिक काफूर से जा मिलता है उसके बाद और रामचंद्र देव पर आक्रमण करके उसको परास्त कर देते हैं मलिक काफूर और अलप खां। रामचंद्र देव का जो पुत्र था शंकर देव, उसने शाही सेना का कड़ा मुकाबला किया, लेकिन बाद में परास्त होकर भाग गया। रामचंद्र देव द्वारा समर्पण कर दिया जाता है। देवगिरी की लूट से प्राप्त धन संपदा के साथ राजा रामचंद्र देव को भी दिल्ली भेज दिया गया। अलाउद्दीन के द्वारा रामचंद्र देव के साथ दिल्ली में अच्छा व्यवहार किया जाता है, उसका भव्य स्वागत किया जाता है तथा रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि भी दी जाती है तथा देवगिरी का राज्य भी वापस लौटा दिया जाता है। और साथ ही चूंकि उसने आत्मसमर्पण कर दिया, अधीनता स्वीकार कर ली थी अलाउद्दीन की, तो इनाम के रूप में 1 लाख सोने के टंके और गुजरात की नौसारी नामक जगह है, नौसारी जिला, वो भी निजी जागीर के रूप में अलग से इनाम के रूप में दे दी जाती है। डॉक्टर के.एस. लाल का कहना है कि रामचंद्र देव के प्रति अलाउद्दीन का ये जो व्यवहार था,
रामचंद्र देव के प्रति किया गया व्यवहार अलाउद्दीन की एक महान कूटनीतिक चाल थी। अब दक्षिण में उसका एक अटूट मित्र था जिससे सुल्तान को उसकी भावी योजनाओं में सहायता मिल सकती थी। संभवतः रामचंद्र देव ने इसी दौरान अपनी पुत्री जात्यपाली का विवाह अलाउद्दीन के साथ कर दिया। नेक्स्ट है तेलंगाना पर आक्रमण व विजय 1309-10 ईस्वी में। वारंगल के विरुद्ध अपनी पहली विफलता का कलंक धोने हेतु हमने पढ़ा था कि जो अलाउद्दीन का दक्षिण में पहला अभियान था वारंगल के विरुद्ध विफल रहा था, तो तेलंगाना की जो राजधानी थी वारंगल उस पर अपनी विफलता का कलंक धोने हेतु मलिक काफूर को अलाउद्दीन भेजता है 31 अक्टूबर 1309 ईस्वी को। वारंगल पर जो तेलंगाना पर काकतीय वंश का राजा प्रताप रुद्रदेव शासन कर रहा होता है उस दौरान, जिसको मुस्लिम इतिहासकारों ने प्रताप रुद्रदेव को मुस्लिम इतिहासकारों ने लहर देव या लुद्दर भी कहा है। दिसंबर 1309 में काफूर देवगिरी पहुंच जाता है, वहां विश्राम करता है तथा राजा रामचंद्र देव जो कि पहले ही अधीनता स्वीकार कर लेता है अलाउद्दीन की, उसने सेना के लिए रसद की व्यवस्था कर दी तथा कुछ मराठा सैनिक भी उसकी सहायता हेतु भेज दिए। मार्ग में सिरवर का किला भी मलिक काफूर जीत लेता है। जनवरी 1310 ईस्वी में मलिक काफूर वारंगल पहुंचकर दुर्ग का घेरा डालता है। प्रताप रुद्रदेव ने आरंभ में बहुत ही बहादुरी पूर्वक मुकाबला किया, परंतु जब घेरा लंबा समय तक चला तो इस कारण किले के भीतर लोगों की दशा है वो संकटपूर्ण हो जाती है। अतः प्रताप रुद्रदेव को आत्मसमर्पण करना पड़ा और मलिक काफूर से संधि करनी पड़ी। इसके तहत प्रताप रुद्रदेव ने अपनी सोने की मूर्ति बनवाकर जिसके गले में सोने की जंजीर डाली हुई थी, ये मूर्ति आत्मसमर्पण के रूप में काफूर के पास भेजी जाती है। अमीर खुसरो के अनुसार मलिक काफूर ने अलाउद्दीन की सलाह अनुसार प्रताप रुद्रदेव से सारी संपत्ति मांगी, जिसको प्रताप रुद्रदेव ने स्वीकार कर लिया और अनेक पीढ़ियों से संचित जो सारा जो कोष था राजकोष वो काफूर को समर्पित कर देता है। खाफी खां इतिहासकार खाफी खां इनका कहना है कि जो विश्व विख्यात कोहिनूर हीरा है वो भी प्रताप रुद्रदेव ने इसी अवसर पर भेंट किया था काफूर को, और काफूर ने ये जो कोहिनूर हीरा है वो अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया और खिलजी ने पुत्र को दे दिया। इसके बाद काफूर राज्य वापस लौटाकर प्रताप रुद्रदेव को राज्य वापस लौटा देता है और मार्च 1310 ईस्वी में दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। नेक्स्ट है होयसल राज्य पर विजय 1310-1311 ईस्वी। राजधानी होयसल की द्वार समुद्र थी तथा यहाँ पर वीर वलाल देव तृतीय नामक शासक का शासन था। होयसल पर वीर वलाल देव तृतीय। नवंबर 1310 ईस्वी में ही मलिक काफूर के नेतृत्व में अलाउद्दीन ने होयसल राज्य पर आक्रमण करने हेतु सेना भेजी। 4 फरवरी 1311 ईस्वी को मलिक काफूर देवगिरी पहुंचता है। पूर्व की भांति जैसे तेलंगाना पर आक्रमण करते समय बीच में वो देवगिरी विश्राम करता है, वैसे होयसल राज्य पर आक्रमण हेतु जाते समय भी देवगिरी पहुंचा, विश्राम किया तथा वापसी मार्ग की सुरक्षा का इंतजाम भी किया तथा रामचंद्र देव ने अपने सेनापति परशुराम दलावे या पारस देव को भी काफूर की सहायतार्थ भेज दिया। 14 फरवरी 1311 ईस्वी को काफूर द्वार समुद्र पहुंचा। इस दौरान जो राजा वीर वलाल था वो
अपने पड़ोसी राज्य पांड्य राज्य मदुरा पर आक्रमण करने हेतु गया हुआ था, क्योंकि उस दौरान मदुरा में वीर पांडे और सुंदर पांडे नामक दो भाइयों के बीच गद्दी को लेकर संघर्ष चल रहा था। तो उसने संघर्ष का फायदा उठाने हेतु मदुरा पर आक्रमण कर दिया था वीर वलाल ने। काफूर के आक्रमण की जब उसको सूचना मिली तो वो वापस द्रुत गति से राजधानी लौटा। अपनी राजधानी बचाने का उसने प्रयास किया, परंतु वो असफल रहा और उसने संधि कर ली। व्यक्तिगत रूप से वो संधि हेतु काफूर के सामने वीर वलाल उपस्थित हुआ और सुल्तान की अधीनता स्वीकार की तथा उसको युद्ध का भारी हर्जाना चुकाना पड़ा और वार्षिक कर भेजने का भी उसने वादा किया तथा सारा खजाना वे हाथी काफूर को सौंपने पड़े तथा साथ ही काफूर के दबाव डालने पर उसने पांड्य राज्य का मार्ग बताने की भी स्वीकृति दे दी। नेक्स्ट है पांड्य या माबर विजय 1311 ईस्वी। इस पर शासक था जो पांड्य राज्य माबर था, मदुरई राजधानी थी। माबर मुस्लिम इतिहासकार कहते थे इसको। तो पांड्य राज्य का शासक जब मारवर्मन कुलशेखरा की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसके दो पुत्रों सुंदर पांडे जो कि औरस पुत्र था एवं वीर पांडे जो कि अवैध पुत्र था, इन दोनों के बीच सिंहासन प्राप्ति हेतु गृह युद्ध चल रहा था। वीर पांडे ने सिंहासन पर अधिकार कर लिया और सुंदर पांडे परास्त हो जाता है और इसी दौरान सुंदर पांडे ने मलिक काफूर से सहायता मांगी। 10 मार्च 1311 ईस्वी को काफूर पांड्य राज्य के लिए रवाना हो जाता है तथा लूट मार करता हुआ वो राजधानी मदुरा पहुंचा। इस दौरान वीर पांडे ने सन्मुख युद्ध के स्थान पर सामने आने के स्थान पर छापामार युद्ध पद्धति से संघर्ष जारी रखा और काफूर ने काफी दिनों तक उसका पीछा किया वीर पांडे का, परंतु वह वीर पांडे को पकड़ने में असफल रहा। परंतु इस भाग दौड़ के दौरान उसे मार्ग में पड़ने वाले मंदिरों की लूट से अपार धन अवश्य मिला। अंत में वह दिल्ली लौट जाता है। इस तरह जो दक्षिण में जो पांड्य राज्य है उसने अलाउद्दीन की अधीनता नहीं स्वीकारी। इम्पोर्टेंट है, किस दक्षिण भारत के राज्य ने अलाउद्दीन की अधीनता नहीं स्वीकारी? तो पांड्य राज्य ने, क्योंकि जो वीर पांडे था वो काफूर के हाथ नहीं लगा। वीर पांडे का पीछा करने के दौरान काफूर रामेश्वरम तक भी गया था, ये कहा जाता है इतिहासकारों द्वारा, और वहाँ हिंदू मंदिर को नष्ट करके उसकी जगह काफूर ने एक मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। क्योंकि इस दौरान भागदौड़ में मार्ग में पड़ने वाले मंदिरों की लूट से काफूर को अपार धन प्राप्त हुआ था। तो अप्रैल 1311 में काफूर लूट में प्राप्त अपार संपत्ति के साथ होयसल राजा वीर वलाल को भी वो साथ ले जाता है, दिल्ली लौट जाता है। और इस दौरान अलाउद्दीन ने वीर वलाल का सम्मान किया और उसको धन वगैरह देकर सम्मानित किया, क्योंकि उसने जो है पांड्य राज्य का जो मार्ग है वो बताया था। धन की दृष्टि से मलिक काफूर का ये सबसे सफल अभियान रहा। नेक्स्ट है देवगिरी पर अंतिम आक्रमण या दूसरा आक्रमण 1313 ईस्वी। 1312 ईस्वी में जो देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था उसकी मृत्यु हो जाती है और पुत्र शंकर देव अथवा सिंहन देव शासक बना। शंकर देव ने दिल्ली से संबंध विच्छेद कर लिया, क्योंकि वो प्रारंभ से ही तुर्कों का शत्रु रहा था और उसकी जो मंगेतर थी देवल रानी उसको भी काफूर ने छीनकर दिल्ली भेज दिया था। तो इस कारण शंकर देव नाराज चल रहा था सल्तनत से, तो संबंध विच्छेद कर लेता है। इस पर अलाउद्दीन ने 1313 ईस्वी में मलिक काफूर को पुनः देवगिरी पर आक्रमण करने हेतु भेजा। अन्य जो दूसरे कारण थे उनमें था वारंगल के राजा प्रताप रुद्र देव ने अलाउद्दीन को लिखा था कि उसकी राजधानी दिल्ली से बहुत दूर है, अतः वे अपने किसी प्रतिनिधि को वार्षिक कर वसूल करने के लिए दक्षिण भेज दे। एक और कारण था दिल्ली सल्तनत की आंतरिक दलबंदी।
जो मलिक काफूर की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और अलाउद्दीन का स्वास्थ्य भी गिरता जा रहा था, तो ये बात, जो काफूर की शक्ति बढ़ती जा रही थी, ये बात मलिका जहान और उसके भाई अलप खां को पसंद नहीं थी। अतः काफूर को दिल्ली से दूर भेजने की योजना के तहत सुल्तान अलाउद्दीन को देवगिरी के विरुद्ध काफूर को भेजने के लिए राजी कर लिया गया। इस दौरान जो देवगिरी पर आक्रमण के दौरान शंकरदेव युद्ध में पराजित हो जाता है और मारा जाता है। देवगिरी राज्य का बहुत बड़ा भाग दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित कर लिया जाता है। तेलंगाना और होयसल राज्यों पर भी इसी दौरान आक्रमण कर शासकों से धन वसूला जाता है। मलिक काफूर ने इस दौरान दक्षिण में देवगिरी को अपना मुख्यालय बनाकर रखा। 1315 ईस्वी में अलाउद्दीन ने काफूर को वापस दिल्ली बुला लिया। अलाउद्दीन की दक्षिणी नीति की समीक्षा। कुछ इतिहासकारों का मत है कि अलाउद्दीन दक्षिण भारत को अपनी अधीनता में बनाए रखने में विफल रहा, तो कुछ इतिहासकारों का कहना है कि अलाउद्दीन की जो दक्षिणी नीति है वो पूर्णतः सफल रही, क्योंकि वो अपना ध्येय प्राप्त करने में सफल रहा। वो अलाउद्दीन पहले ही उसकी ये योजना थी कि वो सीधे दक्षिण भारत को शासन में रखना ही नहीं चाहता था। वे तो केवल धन संपदा, हथियाना और अपनी प्रभु सत्ता है वो मनमाना चाहता था। डॉक्टर के.एस. लाल का कहना है कि ये जो दक्षिण भारत के प्रदेश थे, उन प्रदेशों को साम्राज्य में सम्मिलित किए बिना ही अलाउद्दीन की महत्वाकांक्षा पूरी हो गई। रामचंद्र और बलाल देव जैसे महान राजा दिल्ली आए, उन्होंने सुल्तान के प्रति स्वयं सम्मान प्रकट किया और उनके कोष ले लिए गए। साम्राज्य के गौरव में वृद्धि हुई और सल्तनत का कोष दक्षिण की संपत्ति से भर गया। अतः कुल मिलाकर उसकी दक्षिणी नीति को सफल माना जाना चाहिए। तो विद्यार्थियों, आज हमने अलाउद्दीन की दक्षिण भारत की विजयों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।